Hello my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. और स्टूडेंट आज की क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे, पर इससे पहले आप लोगों को बता देती हूँ स्टूडेंट कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और आज का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं कि क्या रहने वाला है। सो आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा स्टूडेंट, जिससे जो भी मेरी अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन रहे वो आप लोगों को टाइम से मिलती रहे। और आज की क्लास को शुरू करेंगे स्टूडेंट। आज के क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए मैंने डाइंग एंड प्रिंटिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को उन क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए स्टूडेंट आज का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक वीविंग एलिमेंट। आपको बताना है स्टूडेंट निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी बुनाई का तत्व नहीं है। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है स्टूडेंट कि जो बुनाई होती है वो ताने का धागा यानी कि आपका जो वार्प यान होता है स्टूडेंट, एंड बाने का धागा जो कि आपका वेफ्ट यान होता है। इसे हम क्या कहते हैं? ताना कहते हैं, इसको हम कहते हैं बाना। सो ताने और बाने के धागों में स्टूडेंट जो इंटरलेसमेंट होता है उसे हम बुनाई कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट? सेल्वेज लिखा है। सो सेल्वेज क्या होती है? आपकी किनार होती है, और किनार हमेशा कपड़े में किस दिशा की तरफ होती है स्टूडेंट? किनार हमेशा कपड़े में लंबाई की ओर होती है। सो क्वेश्चन का आंसर बनेगा नॉट, क्योंकि जो नॉट होती है स्टूडेंट वो आपकी बुनाई से संबंधित नहीं है। जो गिठा होती है वो बुनाई से संबंधित नहीं है। बुनाई से संबंधित आपका वार्प है, वेफ्ट है, क्योंकि ये दोनों धागे होते हैं, एंड सेल्वेज होती है जिसे हम किनार कहते हैं, क्योंकि वो कपड़े में लंबाई के धागे की तरफ बनती चली जाती है। ठीक है ना? चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए शटल इन वीविंग। आपको बताना है कि जो बुनाई की प्रक्रिया होती है उसमें शटल का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। शटल आप लोग समझते हैं, इस तरीके का स्टूडेंट एक शटल होता है जिसमें धागा होता है, और ये जो आपका क्या होता है, जो आपका लंबाई वाला धागा स्टूडेंट होता है ये उसके बीच में से चौड़ाई वाले धागे को गुजारने का काम करता है, जिससे बुनाई की प्रक्रिया संभव हो पाती है। तो आपके शटल का प्राइमरी फंक्शन आपको बताना है स्टूडेंट। सो ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, टू होल्ड द वेफ्ट यान, टू कंट्रोल द टेंशन ऑफ द वार्प यान, टू क्रिएट अ शेड, टू बीट द वेफ्ट यान इनटू प्लेसेस। सो क्वेश्चन में स्टूडेंट आंसर क्या कह रहा है भाई, हिंदी में भी देख लो। हिंदी में आंसर है, बुनाई में शटल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बाने के सूत को धारण करने के लिए, ताना सूत के तनाव को नियंत्रित करने के लिए, शेड बनाने के लिए, और बाने के सूत को जगह पर फेंटने के लिए, है ना? तो ये आप लोगों के क्या है स्टूडेंट, ऑप्शन दिए गए हैं। सो आपको बताना है कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट टू होल्ड द वेफ्ट यान। जो आपका वेफ्ट यान होता है स्टूडेंट, मैंने अभी आपको क्या बताया था, इस तरीके से आपका क्या होता है, लंबाई का धागा स्टूडेंट लगा हुआ होता है। सो जो आपका चौड़ाई वाला धागा यहाँ से गुजरता है ना, यानी कि आपका जो वेफ्ट वाला यान गुजरता है उसके लिए स्टूडेंट आपका क्या होता है, आपके जो क्या होगा स्टूडेंट, जो आपका कपड़ा होगा, कपड़े में जो आपका ये इंटरलेसमेंट चलता है ताने और बाने में, सो आपका जो वार्प के अलावा वेफ्ट वाला यान होता है, वेफ्ट वाले यान के लिए स्टूडेंट क्या होता है, हमारे पास ये शटल होता है जो कि उसे होल्ड करके रखता है। ठीक है ना? सो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका काम है शटल का, वो वेफ्ट यान को होल्ड करने का काम है स्टूडेंट। वो वेफ्ट यान को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। यही आपका यहाँ पर सही आंसर बनेगा, यानी कि बाने के सूत्र को धारण करने का काम आपके शटल का होता है। ठीक है ना? सो ये मैंने आपको इस तरह ड्रॉ करके दिखाया है, तो ऐसा मत समझिएगा। ये लंबाई में आपका जो लूम होता है उस पर काम चलता है, तो आपका ये धागा जो है ये इस तरीके से आएगा, एंड ये जो लंबा वाला धागा है वो इस तरीके से आएगा। तो आप इसे इस डायरेक्शन में लीजिएगा, यहाँ पे आप इसको सिर्फ समझने के तौर पर लीजिएगा। ठीक है? आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। पहले क्वेश्चन को एक बार इसको भी हिंदी में देख लीजिएगा। बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी में क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं, सो वो नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है? चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लूम टाइप इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डेनिम। आपको बताना है कि जो डेनिम का कपड़ा बनाया जाता है स्टूडेंट, जो कि ट्विल बुनाई के द्वारा बुना जाता है, उसके लिए ज़्यादातर कौन से लूम इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है ना? आपका क्वेश्चन है कि जो डेनिम के उत्पादन में हम निम्नलिखित में से किस करघे का
जो उपयोग है वो सबसे अधिक रूप में करते हैं? प्रोजेक्टाइल लूम, एयर जेट लूम, वाटर जेट लूम एंड आपका रैपियर लूम। ये आप लोगों के सामने ऑप्शन है। सो स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिएगा, प्रक्षेप्य करघा, एयर जेट लूम, वाटर जेट लूम, हल्की आप लोगों का जो रैपियर वाला होता है यानी कि हल्की सी जिसमें धारी होती है वो वाला लूम। सो आपको बताना है कि आपका क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा जो प्रोजेक्टाइल लूम होता है स्टूडेंट उसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो प्रोजेक्टाइल लूम होता है इसकी एक खासियत ये होती है स्टूडेंट कि इस लूम में शटल नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्या नहीं होता है स्टूडेंट? शटल नहीं होता है। जो प्रोजेक्टाइल लूम होता है उसमें शटल का अभाव देखा जाता है और उसी पे आपका डेनिम का कपड़ा बुना जाता है जो कि ट्विल बुनाई का कपड़ा होता है। ये ध्यान रखिएगा, किसका कपड़ा होता है स्टूडेंट? ये ट्विल वीव का कपड़ा होता है जिसकी विशेषता है तिरछी रेखा। ठीक है ना, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज अ हेडल। आपको बताना है जो हेडल होता है उसका मेन फंक्शन क्या है। ए टाइप ऑफ शटल है वो, या फिर ए टूल फॉर बीटिंग द वेफ्ट यार्न इनटू प्लेस, ए कंपोनेंट ऑफ द लूम यूज्ड टू क्रिएट अ शेड, ए टाइप ऑफ यार्न। आपको बताना है जो हेजल या हेडल है स्टूडेंट वो क्या होता है। एक प्रकार का शटल है, बाने की सूत को ठिकाने लगाने के लिए एक उपकरण है, यानी कि उसको पीछे की तरफ धकेलने के लिए स्टूडेंट एक उपकरण होता है, या फिर करघे का एक घटक है स्टूडेंट जो कि शेड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर एक प्रकार का सूत होता है। तो आपको बताना है स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए कंपोनेंट ऑफ द लूम यूज टू क्रिएट अ शेड। स्टूडेंट ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है, करघे का एक ऐसा घटक होता है जिसकी वजह से शेड बनता है स्टूडेंट। जब हम हेडल की बात करते हैं सो करघा आपका इस तरीके का होता है स्टूडेंट। करघे में ये आपका कौन सा वाला बीम होता है? ये आपका वार्प बीम होता है स्टूडेंट, ये आपका क्लोथ बीम होता है। सो ये कौन सा है? वार्प वाला बीम। ये है स्टूडेंट आप लोगों का क्लोथ वाला बीम। ठीक है ना, इस बीम की तरफ कपड़ा लिपटता है, यहाँ से धागा आता है, इस तरीके से स्टूडेंट आपका धागा जो है वो जाता चला जाता है। यहाँ से आपका जो धागा है वो यहाँ जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े हार्नेस लगे होते हैं स्टूडेंट, इनमें आपका हिडल, रीड, ये सब यहाँ पर होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका ये इस तरह से शटल होता है। सो ऐसी आपका लूम का एक स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी कि करघे का एक घटक जो शेड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि जाल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे हम हिडल के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन वीव स्ट्रक्चर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक सामान्य बुनाई की संरचना नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से देख लो, सामान्य बुनाई की संरचना नहीं है। ऑप्शंस क्या है? प्लेन वीव, ट्विल वीव, साटन वीव एंड बास्केट वीव। सो ऑप्शन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य बुनाई संरचना नहीं है? सादा बुनाई, ट्विल बुनाई, आपका साटन बुनाई, या फिर टोकरी बुनाई यानी कि बास्केट वीव। सो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं आपकी प्लेन वीव जो होती है, ये भी आपकी एक क्या होती है स्टूडेंट? सामान्य बुनाई होती है। ट्विल वीव की बात करते हैं, ये भी एक सामान्य बुनाई होती है। साटन वीव की बात करते हैं, ये भी एक सामान्य बुनाई होती है। पर जब हम बास्केट वीव की बात करते हैं, हम इस टोकरी वीव की बात करते हैं, सो ये क्या होती है स्टूडेंट? ये वेरिएशन देकर बनाई जाती है। कौन सी वीव में? जो आपकी प्लेन वीव होती है स्टूडेंट, प्लेन वीव में जब हम क्या करते हैं, कुछ संशोधन करते हैं तो आपकी बास्केट वीव बनती है। प्लेन वीव में 1:1 का रेशो रहता है एंड बास्केट वीव में 2:2 का या फिर 4:4 का रेशो रहता है, इसलिए वेरिएशन से बनती है। तो ये एक सामान्य बुनाई नहीं होगी। यही आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। जनरली आप जब प्लेन वीव को देखते हैं तो आपको कैसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट? आपको देखने के लिए मिलता है ये वाला पैटर्न, एक भरा एक खाली एक भरा, है ना, फिर एक भरा ये खाली, फिर ये भरा, देन ये खाली, देन ये भरा, देन ये खाली, देन ये भरा, ये वाला पैटर्न देखने के लिए मिलता है। पर जब आप बात करते हैं किसकी स्टूडेंट? आप बात करते हैं बास्केट वीव की, तो यहाँ पे आपको 2-2 के ऑप्शन में चीजें देखने के लिए मिलती हैं, यानी कि ये दो अगर भरे हुए हैं सो ये दो खाली होंगे, ये दो भरे हुए हैं तो ये दो खाली होंगे। अब स्टूडेंट मान लीजिए ये दो मैं भर देती हूँ तो ये दो खाली होंगे, फिर मैं ये दो भर दूंगी। इस तरीके का पैटर्न आपका किस में चलता है?
टोकरी बुनाई यानी कि बास्केट वीव में चलता है। तो या तो ये दो दो भरे जाएंगे या ये चार चार भरे जाएंगे, और आपका जो एक स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है वो आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है, यानी कि जैसे अभी आपका ये इनकम्प्लीट रह गया है, जब हम इसको देखेंगे तो आप लोगों का ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जैसे ये आपका बन रहा है यहाँ पे, ये है ना, ये एक टोकरी जैसी शेप बन जाती है। चलिए आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग द वेफ्ट यार्न थ्रू द शेड कॉल्ड। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग द वेफ्ट यार्न। अब ध्यान से देखो, वार्प और वेफ्ट, जो वेफ्ट का धागा है स्टूडेंट, उसको पास किया जाता है शेड में से, यानी कि बाने के सूत को शेड में से गुजारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट कि जब हम बाने के सूत को, ये मान लीजिए फिर से एक लूम हो गया, ठीक है ना, ये हमारा एक जाल बना हुआ है, ये हमारा ये वाला धागा है, यहाँ से हमारा शटल जा रहा है। सो जब हम इसे गुजारेंगे तो ये क्रिया क्या कहलाएगी स्टूडेंट। अगर आप अच्छे से ध्यान से देखोगे तो इस क्रिया को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, इस क्रिया को हम जानते हैं पिकिंग के नाम से, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, इसको हम किस नाम से जानते हैं, पिकिंग के नाम से जानते हैं। गुजारना है ना, इस तरीके से फेंकना है उसे शटल को, तो ये क्या कहलाती है, पिकिंग कहलाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज अ डाई। डाई क्या होती है, ए केमिकल दैट इम्पार्ट्स कलर टू अ टेक्सटाइल मटेरियल, ए टाइप ऑफ फैब्रिक, ए मेथड ऑफ प्रिंटिंग ऑन फैब्रिक, ए टाइप ऑफ फिनिशिंग प्रोसेस। ऑप्शन को हिंदी में देखेंगे, डाई क्या होती है, एक रसायन जो वस्त्र सामग्री को रंग प्रदान करता है, एक प्रकार का कपड़ा है, कपड़े पर छपाई की एक विधि है, एक प्रकार की परिरक्षण प्रक्रिया है। सो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, क्वेश्चन का आंसर बनेगा एक रसायन जो वस्त्र सामग्री को रंग प्रदान करता है, यानी कि एक ऐसा केमिकल स्टूडेंट जो कि कपड़े पर क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। यही आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, व्हाट इज अ डायरेक्ट डाई। स्टूडेंट आपको बताना है कि प्रत्यक्ष डाई क्या होती है। सो अगर हम प्रत्यक्ष डाई की बात करते हैं, ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए, ए डाई that can be applied directly to a textile material without the need for a mordant। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, ए डाई दैट कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली टू टेक्सटाइल मटीरियल विदाउट द नीड फॉर अ मॉर्डेंट, एक ऐसी डाई जिसको आप डायरेक्टली कपड़े पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, आपको उसके लिए किसी रंग बंधक की जरूरत नहीं पड़ती है। रंग बंधक कौन होता है, जो डाई को कपड़े पर फिक्स करने का काम करता है, उसे एब्जॉर्बल बनाने का काम करता है। सो ए डाई दैट कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली टू अ टेक्सटाइल मटीरियल विदाउट द नीड फॉर अ मॉर्डेंट, जिसे मॉर्डेंट की जरूरत नहीं है। ए डाई दैट इज यूज्ड इन प्रिंटिंग, एक ऐसी डाई जो कि आपकी छपाई में यूज की जाती है। ए डाई दैट इज यूज फॉर सिंथेटिक फाइबर, जो सिंथेटिक फाइबर पे यूज की जाती है। ए डाई दैट इज यूज ओनली फॉर नेचुरल फाइबर, जो नेचुरल फाइबर पे यूज की जाती है। ऑप्शंस को एक बार हिंदी में देखेंगे, एक रंजक जिसे किसी रंग बंधक की आवश्यकता के बिना सीधे वस्त्र सामग्री पर लगाया जा सकता है, एक रंग जो छपाई में प्रयोग किया जाता है, एक डाई जिसका उपयोग सिंथेटिक फाइबर के लिए किया जाता है, एक रंजक जो केवल प्राकृतिक रेशों के लिए ही उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, एक ऐसी डाई स्टूडेंट जिसे किसी मॉर्डेंट की जरूरत नहीं होती, जिसे किसी रंग बंधक की जरूरत नहीं होती, जो कपड़े पर डायरेक्टली अप्लाई हो जाती है, उसे हम डायरेक्ट डाई कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज अ मॉर्डेंट। आ गया ना क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको इंटर रिलेटेड मिलेंगे एंड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाले मिलेंगे। सो व्हाट इज अ मॉर्डेंट, ए केमिकल दैट इज यूज्ड टू फिक्स अ डाई टू अ टेक्सटाइल मटेरियल, ए टाइप ऑफ डाई, ए मेथड ऑफ प्रिंटिंग ऑन फैब्रिक, ए टाइप ऑफ फिनिशिंग प्रोसेस। एक बार क्वेश्चन को हिंदी में देखो, एक मृदु क्या होता है, एक मृदु और रंगबंधक आपकी सेम बात है। सो या तो आप मृदु कह सकते हैं या आप इसको हिंदी में कह सकते हैं स्टूडेंट रंगबंधक, ठीक है ना। सो आपका जो रंग बंधक होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, एक रसायन जिसका उपयोग कपड़ा सामग्री में डाई लगाने के लिए किया जाता है, एक प्रकार का रंजक, कपड़े पर छपाई की एक विधि, एक प्रकार की परिरक्षण प्रक्रिया। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि एक केमिकल दैट इज यूज टू फिक्स अ डाई टू अ टेक्सटाइल मटेरियल, एक रसायन जिसका उपयोग कपड़ा सामग्री में डाई को लगाने के लिए किया जाता है, डाई को फिक्स करने के लिए किया जाता है, इसी को हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डाई, आपको बताना है स्टूडेंट इनमें से कौन सा डाई का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ध्यान से देखो, एसिड डाई, बेसिक डाई, वेट डाई, नायलॉन डाई। आप एक बार क्वेश्चन को हिंदी में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा डाई का प्रकार नहीं है, एसिड डाई, बेसिक डाई, वेट डाई एंड नायलॉन डाई। अगर मैंने हिंदी में कहूँ सो आपकी अम्लीय, आपकी जो आप डाई कह सकते हैं, अम्लीय छपाई कह सकते हैं, रंगाई कह सकते हैं, अम्लीय रंगाई, एंड आपकी क्षारीय रंगाई, आपकी वेट रंगाई स्टूडेंट एंड नायलॉन रंगाई। सो आपको बताना है इनमें से कौन सा डाई का प्रकार नहीं है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, नायलॉन डाई, क्योंकि ऐसी कोई डाई होती ही नहीं है। एसिड डाई होती है, बेसिक डाई होती है, वेट डाई होती है, पर नायलॉन डाई नहीं होती है। एंड यहाँ पे स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एसिड डाई होती है वो वाटर सॉल्युबल होती है, ठीक है ना, यानी कि पानी में क्या होती है स्टूडेंट, घुलनशील होती है। ये पॉइंट अपने माइंड में याद रखिएगा, मैं इसे सही से लिख देती हूँ स्टूडेंट। अगर हम इस डाई की बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि आपकी ये क्या होती है, पानी में घुलनशील होती है, जल में घुलनशील है स्टूडेंट ये आपकी एसिड डाई। अगर हम बेसिक डाई की बात करते हैं स्टूडेंट तो ये भी क्या होती है, आपकी जल में घुलनशील होती है। पर वेट डाई जो होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, वाटर इनसॉल्युबल होती है, यानी कि जल में क्या होती है स्टूडेंट, अघुलनशील होती है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, क्वेश्चन है व्हाट इज अ रिएक्टिव डाई, आपको बताना है स्टूडेंट रिएक्टिव डाई क्या होती है। सो आपके जो प्रतिक्रियाशील रंजक होते हैं ये क्या होते हैं। ऑप्शन ध्यान से देखिए, ए डाई दैट इज यूज फॉर नेचुरल फाइबर ओनली, ए डाई दैट रिएक्ट्स विद द फाइबर टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड, ए डाई दैट रिक्वायर्स अ मॉर्डेंट फॉर फिक्सेशन, ए डाई दैट कैन बी यूज फॉर बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। एक बार क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे, एक प्रतिक्रियाशील रंजक क्या है, एक डाई जो केवल प्राकृतिक रंगों के लिए प्रयोग की जाती है, एक डाई जो सहसंयोजक बंधक बनाने के लिए फाइबर के साथ प्रतिक्रिया करती है, एक रंजक जिसे स्थिर करने के लिए रंग बंधक की आवश्यकता होती है, और एक डाई जिसका उपयोग प्राकृतिक और सिंथेटिक फाइबर दोनों के लिए किया जा सकता है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, अगर यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करती हूँ, आंसर बनेगा एक ऐसी डाई जो सहसंयोजक बंधक यानी कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है स्टूडेंट, उसको बनाने के लिए आपके फाइबर के साथ रिएक्शन करती है, उसी को हम रिएक्टिव डाई कहते हैं। और ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये क्या करती है, ये नेचुरल शेयरिंग करती है, ठीक है ना, किस चीज की, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करती है स्टूडेंट बिटवीन द टू एटम, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये करती है स्टूडेंट। और ये एक ऐसी डाई होती है जो कि आप कपड़े को कितनी बार भी वॉश कर लीजिएगा ये कपड़े पर से हटती नहीं है, यानी कि ये कपड़े पे परमानेंट आपकी क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए डाई बाथ, हमें डाई बाथ जो हम कपड़े को देते हैं उसका क्या पर्पस होता है, टू डिजोल्व द डाई इन वाटर, टू अप्लाई द डाई टू द टेक्सटाइल मटेरियल, टू फिक्स द डाई टू द टेक्सटाइल मटेरियल, टू रिमूव एक्सेस डाई फ्रॉम द टेक्सटाइल। तो आप लोगों के ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिएगा, डाई को पानी में घोलने के लिए आप डाई बाथ का इस्तेमाल करते हैं, आप कपड़ा सामग्री पर डाई लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा सामग्री में डाई को ठीक करने के लिए करते हैं, फिक्स करने के लिए करते हैं, या फिर कपड़ा सामग्री से अतिरिक्त डाई को हटाने के लिए आप डाई बाथ का इस्तेमाल करते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टू अप्लाई द डाई टू द टेक्सटाइल मटेरियल। आप क्या करते हो स्टूडेंट, डाई बाथ का इस्तेमाल ही इसलिए किया जाता है जिससे कि आप अपने जिस कपड़े पर क्या कर रहे हैं, डाई चढ़ा रहे हैं, वो आसानी से कपड़े पर चढ़ जाए, आसानी से अप्लाई हो जाए, इसके लिए हम डाई बाथ का इस्तेमाल करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कलर टू द सरफेस ऑफ द फैब्रिक कॉल्ड, क्वेश्चन ध्यान से देखो, कपड़े की सतह पर रंग लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है भाई, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कलर
टू द सरफेस ऑफ द फैब्रिक कॉल्ड। अब जहां पे ये सरफेस वर्ड जुड़ जाता है वहां डाई तो हमारा आंसर होने से रहा, सीधा सीधा समझ में आ रहा है आंसर बनेगा प्रिंटिंग, क्योंकि आप कपड़े के सतह पर बात कर रहे हैं रंग चढ़ाने की। आप पूरे कपड़े को रंगने की बात नहीं कर रहे हो, आप कपड़े के किस चीज पर बात कर रहे हो स्टूडेंट, आप कपड़े की सतह पर रंग चढ़ाने की बात कर रहे हो। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का मतलब क्या है, अगर हम हिंदी में कहें तो आप उसे मुद्रण या छपाई कुछ भी कह सकते हैं। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्रिंटिंग मेथड इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग द डिजाइन ऑन टू पेपर बिफोर ट्रांसफरिंग इट ऑन टू द फैब्रिक। यानी कि ऐसी कौन सी छपाई पद्धति है स्टूडेंट जिसमें डिजाइन को पहले कागज पर उतारा जाता है और कागज के बाद हम उसे कपड़े पर उतारते हैं। आपके सामने ऑप्शन है डिजिटल प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, डिस्चार्ज प्रिंटिंग एंड ट्रांसफर प्रिंटिंग। क्वेश्चन के आंसर को एक बार देख लीजिएगा, आपके पास ऑप्शन में है डिजिटल प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, आप लोगों का नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट डिस्चार्ज प्रिंटिंग एंड आप लोगों का ट्रांसफर प्रिंटिंग। सो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, एक ऐसी आपकी टेक्निक, एक ऐसी प्रिंटिंग की टेक्निक जिसमें हम पहले डिजाइन को कागज पे बनाते हैं और फिर कपड़े पे उतारते हैं, वो क्या कहलाती है स्टूडेंट, आप लोगों की एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। उसको हम किस नाम से जानते हैं, ट्रांसफर प्रिंटिंग के नाम से जानते हैं। ट्रांसफर किया जाता है ना, पहले डिजाइन को कागज पे ट्रांसफर कर लिया, फिर कागज से कपड़े पर ट्रांसफर कर लिया। सो ये आपकी क्या कहलाती है, ट्रांसफर प्रिंटिंग कहलाती है स्टूडेंट। और इसमें हमें हीट का इस्तेमाल करना होता है, हम हीट को उस कागज पे बने हुए डिजाइन पर अप्लाई करते हैं और फिर वो डिजाइन आपके कपड़े पर आसानी से उतर जाता है। सो हीट का इस्तेमाल इस तरीके की प्रिंटिंग में जरूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच प्रिंटिंग मेथड इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस प्रिंटिंग। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस प्रिंटिंग विधि को या किस मुद्रण विधि को या किस छपाई विधि को आप प्रतिरोध मुद्रण के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि आप यहाँ पर छपाई वर्ड भी यूज कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे। सो छपाई यहाँ भी यूज कर सकते हैं, छपाई यहाँ भी यूज कर सकते हैं। ऐसी कौन सी छपाई है स्टूडेंट जहाँ पे प्रतिरोधक को उपयोग किया जाता है, विच प्रिंटिंग मेथड इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस प्रिंटिंग। आपकी ऐसी कौन सी प्रिंटिंग टेक्निक है स्टूडेंट जिसको आप रेजिस्टेंस प्रिंटिंग टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। अब पहली बात तो यहाँ पर एक चीज समझ लीजिएगा कि ये अवरोधक या प्रतिरोधक छपाई है क्या, जहां पे आप किसी रेजिस्टेंस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर कपड़े की हम बात कर रहे हैं तो आप पूरे कपड़े को नहीं रंग रहे हो, आप कपड़े के कुछ भाग पर रंग चढ़ा रहे हो, पर कुछ भाग पर आप कोई ऐसा प्रतिरोधक पदार्थ लगा रहे हो जो कि कपड़े के बाकी हिस्से पे रंग को चढ़ने नहीं दे रहा है। और ऐसी प्रिंटिंग को ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस प्रिंटिंग कहते हैं, जहां पे एक रेजिस्टेंस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसी प्रिंटिंग कौन सी होती है स्टूडेंट, अगर हम ऑप्शंस ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन है आपके सामने डिस्चार्ज प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग एंड बाटिक प्रिंटिंग। सो इसका आंसर जाएगा स्टूडेंट बाटिक प्रिंटिंग, क्योंकि बाटिक प्रिंटिंग में एक रेजिस्टेंस मटेरियल के तौर पे एक अवरोधक पदार्थ के रूप में स्टूडेंट हम मोम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, मोम का इस्तेमाल किया जाता है। सो इसलिए क्या होगी, एक तरीके की प्रतिरोधक छपाई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कलर फ्रॉम अ फैब्रिक कॉल्ड। अगर आपको कपड़ों से रंग निकालने की प्रक्रिया के बारे में जानना है तो वो क्या कहलाती है, कपड़ों पर से रंग निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये आपका क्वेश्चन है। प्रिंटिंग, डाइंग, ब्लीचिंग एंड फिनिशिंग। सो स्टूडेंट क्वेश्चन के आंसर को आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। आपके पास ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, एक आपके पास ऑप्शन है छपाई, दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट आप लोगों के पास रंगाई, विरंजन एंड फिनिशिंग। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, कपड़ों पर से रंग निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम ब्लीचिंग के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस प्रक्रिया को स्टूडेंट हम लोग ब्लीचिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि मार्केट में फैब्रिक ब्लीच अवेलेबल होती है और अगर आप उसे किसी कपड़े पर डाल देते हो और वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलती हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ऐसी ब्लीच आपको लिक्विड फॉर्म में मिलती हैं और जब आप उस लिक्विड को कपड़े पर डालते हैं तो वहीं से रंग कपड़े का उड़ जाता है।
ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, विच प्रिंटिंग मेथड इन्वॉल्व्स प्रिंटिंग अ डिजाइन यूजिंग अ स्पेशल इंक दैट रिएक्ट्स विद द फाइबर टू द फैब्रिक टू क्रिएट अ कलर चेंज। आपको बताना है स्टूडेंट कि ऐसी कौन सी छपाई होती है जिसमें एक विशेष स्याही का उपयोग करके एक डिजाइन को प्रिंट करना शामिल है जो रंग बदलने के लिए कपड़े के तंतुओं के साथ प्रतिक्रिया करता है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे जाएगा, जो कलर चेंजिंग इफेक्ट होता है वो आपको डिस्चार्ज प्रिंटिंग में देखने के लिए मिलता है। ठीक है जी, ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट? जो आप लोगों की डिस्चार्ज प्रिंटिंग होती है, ये कलर चेंजिंग इफेक्ट आपको वहां पर देखने के लिए मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। विच टाइप ऑफ फैब्रिक इज बेस्ट सूटेड फॉर ब्लॉक प्रिंटिंग? क्वेश्चन अच्छे से देख लो। क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट? क्वेश्चन ये कहता है कि आपका कौन सा ऐसा कपड़ा है स्टूडेंट जो कि ब्लॉक प्रिंटिंग यानी कि ठप्पा छपाई के लिए सबसे उपयुक्त रहता है। सो आपके पास ऑप्शन है कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिएस्टर। तो अगर हम क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, सो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं स्टूडेंट कि जो आपकी ठप्पा छपाई होती है, हम उसमें लकड़ी के, प्लास्टिक के, और हम पहले क्या करते थे, जो आपके रियल ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे आपके फल या सब्जी होते थे, इनसे भी क्या करते थे स्टूडेंट? ब्लॉक बनाते थे। और ब्लॉक पे क्या किया जाता है? डिजाइन को एनग्रेव किया जाता है, गोदा जाता है। फिर उसे हम क्या करते हैं? कलर में डिप करते हैं, एक स्पंज पे या फॉर्म पे उसको पेस्ट आउट करते हैं, हल्का सा पुश करते हैं, एक्स्ट्रा कलर उस पर आ जाता है। फिर हम कपड़े पर क्या करते हैं? कलर को अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक। हम ब्लॉक लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट? कपड़े पे ब्लॉक से छपाई करते हैं। जब हम कपड़े पर ब्लॉक को रखते हैं, उसे हाथ से प्रेस किया जाता है, दबाव डाला जाता है। इसके लिए जिस कपड़े पर आपको ब्लॉक प्रिंटिंग करनी होती है, उसके नीचे आपको न्यूज़पेपर या कोई पुरानी बेडशीट वगैरह रखनी चाहिए जिससे एक दबाव क्रिएट हो सके। खाली आप जिस कपड़े पर कर रहे हैं उसको नहीं बिछाना चाहिए, अदरवाइज कलर जो है वो फैलने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट कॉटन। जो कॉटन का कपड़ा होता है वो ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए सबसे सुटेबल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है, विच टाइप ऑफ यार्न इज मेड बाय ट्विस्टिंग टू और मोर सिंगल यार्न टुगेदर? आपको बताना है कि जब आपके दो या दो से अधिक एकल धागों को एक साथ मरोड़कर किसी प्रकार का सूत बनाया जाता है, सो वो कौन सा धागा होता है? विच टाइप ऑफ यार्न इज मेड बाय ट्विस्टिंग टू और मोर सिंगल यार्न? दो या दो से ज्यादा सिंगल यार्न को जब आप क्या करते हैं स्टूडेंट? आपने ट्विस्ट कर दिया, आपके दो या दो से ज्यादा सिंगल यार्न आपने ट्विस्ट कर दी है, तो आपका कौन सा धागा बनेगा? ये इस कैटेगरी वाला आपका धागा बनता है स्टूडेंट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, प्लाई यार्न के नाम से। फिलामेंट आंसर होगा नहीं, टेक्सचर तो आपका नोवेल्टी में जाता है, सो इलास्टिक यार्न भी नहीं होगा। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे जो प्लाई यार्न होता है उसे दो या दो से ज्यादा जो आपके क्या होते हैं? सिंगल यार्न होते हैं, उनको ट्विस्ट करके बनाया जाता है। ये आपके बाद में 2 प्लाई, 3 प्लाई, 4 प्लाई ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, विच टाइप ऑफ फैब्रिक इज प्रोड्यूस बाय इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ यार्न? आपको बताना है धागों के इंटरलॉकिंग लूप से किस प्रकार का कपड़ा तैयार होता है। अब मैंने आपको दो चीजें स्टूडेंट बहुत बार बताई हैं कि जहां भी इंटरलेसमेंट देखने के लिए मिले वहां समझ जाना कि बुनाई की बात हो रही है, और जहां भी इंटरलूपिंग देखने के लिए मिले वहां समझ जाना कि आपके निटिंग की बात चल रही है। जहां ताना बाना सुनने के लिए मिले वहां बुनाई है, जहां पे एक धागा सुनने के लिए मिले वहां पे निटिंग होता है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? क्वेश्चन का आंसर बनेगा निटेड फैब्रिक, क्योंकि मैंने आपको अभी क्या बोला कि आपका इंटरलेसमेंट होता है बुनाई में, और स्टूडेंट जो ये लूप्स बनते जाते हैं, जो इंटरलूपिंग होती है स्टूडेंट, ये किस में होती है? ये होती है आपके निटेड फैब्रिक में। सो यही आपका क्या जाएगा? सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। सो क्वेश्चन जब करते हो ना, छोटे छोटे कीवर्ड अगर याद कर लोगे सो क्वेश्चन के सही होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, विच टाइप ऑफ यार्न इज मेड फ्रॉम लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस फाइबर्स? आपको बताना है लंबे निरंतर रेशों से किस प्रकार का सूत बनाया जाता है। क्वेश्चन में ही आंसर है, देख लो। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल जाते हैं जहां पे क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ यार्न इज मेड फ्रॉम लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस फाइबर? भाई प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग
कॉन्टिन्यूअस फाइबर, दो दो शब्द छुपे हैं क्वेश्चन में, लॉन्ग भी छुपा है, कॉन्टिन्यूअस भी छुपा है। सो अब तो क्वेश्चन को आगे देखो या मत देखो, क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा है कि फिलामेंट यान आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो फिलामेंट धागा होता है स्टूडेंट वही तो लंबा धागा है ना, जो स्टेपल है वो तो छोटा होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? फिलामेंट यान। एंड ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी मैन मेड फाइबर होते हैं सारे के सारे फिलामेंट होते हैं, एंड जितने भी स्टूडेंट आपके क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर होते हैं, वो सब आपके स्टेपल होते हैं, केवल सिल्क को छोड़ के। सिल्क जो है वो एक एक्सेप्शनल है, वो आपका फिलामेंट होता है, बाकी सारे नेचुरल फाइबर आपके क्या होते हैं स्टूडेंट? आप लोगों के स्टेपल फाइबर होते हैं। आगे नेक्स्ट ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, विच टाइप ऑफ यार्न इज मेड बाय ट्विस्टिंग टुगेदर शॉर्ट फाइबर। आपको बताना है छोटे रेशो को एक साथ जब आप ट्विस्ट कर देते हो, ऐठन दे देते हो, तो किस प्रकार का सूत बनाया जाता है। फिर से वही बात, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, विच टाइप ऑफ यार्न इज मेड बाय ट्विस्टिंग टुगेदर शॉर्ट फाइबर। सो क्वेश्चन में यहाँ देख लो क्या लिखा है स्टूडेंट, आपको लिखा है क्वेश्चन में कि भाई जो छोटे रेशे होते हैं जब उन्हें एक साथ ट्विस्ट करते हैं तो किस प्रकार का सूत बनता है। जब स्टूडेंट क्वेश्चन ही छोटे रेशो की बात कर रहा है, सो सीधा सीधा आंसर समझ में आ रहा है कि आंसर बनेगा स्टूडेंट हम लोगों का यहाँ पे स्टेपल यार्न। आपको पता है ना कि जो आपके धागे होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है फिलामेंट, एक होता है स्टेपल। फिलामेंट मतलब लंबा धागा, स्टेपल मतलब छोटा धागा। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज मेथड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ए टेक्सटाइल मटेरियल। कपड़ा सामग्री की ताकत को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। यहाँ पे जब ये शब्द जुड़ गया ना ताकत, यहाँ जुड़ गया स्टूडेंट स्ट्रेंथ, तो सबसे पहले आंसर को समझ जाओ कि कलर फास्टनेस तो रंग से संबंधित है, ये तो आंसर होगा नहीं। अबर्शन रेजिस्टेंस संबंधित है घर्षण से, तो ये तो आंसर होगा नहीं। पाइलिंग आपका आंसर वैसे ही नहीं बनेगा। सो क्वेश्चन का आंसर बनेगा टेंसिल टेस्टिंग, यानी कि जो आपकी ब्रेकिंग टेनेसिटी होती है स्टूडेंट, जिसको हम कहते हैं ना ब्रेकिंग टेनेसिटी। ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जब ब्रेकिंग की बात यहाँ पर चल रही है, सो ब्रेकिंग टेनेसिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? टूटने की क्षमता। आप फाइबर को खींच रहे हो, दूर तक खींच रहे हो, पर वो एक क्या हो रहा है स्टूडेंट, एक पॉइंट पे आके वो खिंच तो रहा है पर टूट नहीं रहा है, और एक वो पॉइंट है जहां पे जाके वो टूट रहा है। सो वो उसका ब्रेकिंग पॉइंट कहलाता है। और जो आपकी ये क्या होती है, टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, ये फाइबर की ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है। सो इसी का टेस्ट जो होता है स्टूडेंट वो फाइबर की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए किया जाता है। तो ब्रेकिंग वाला जो आपका पॉइंट रहेगा, जो टेंसिल स्ट्रेंथ वाला पॉइंट रहेगा, ये आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following test measures the ability of a textile material to resist the growth of bacteria। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बैक्टीरिया के विकास का विरोध करने के लिए कपड़ा सामग्री की क्षमता को मापता है। अब भाई क्वेश्चन में क्या छुपा है शब्द स्टूडेंट? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया विकास का विरोध करने के लिए। सो ऑप्शन ध्यान से देखो, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी वायरल टेस्ट। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? जब बात चल रही है बैक्टीरिया की, सो आंसर बनेगा एंटी माइक्रोबियल टेस्ट। हम जब बात करते हैं स्टूडेंट किसकी, बैक्टीरिया के ग्रोथ की बात कर रहे हैं कपड़े में, सो कौन सा टेस्ट किया जाएगा? एंटी माइक्रोबियल टेस्ट किया जाएगा स्टूडेंट, जिससे ये पता चल जाएगा कि कपड़े में कितनी क्षमता है कि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक पा रहा है या नहीं रोक पा रहा है। तो इसके लिए स्टूडेंट हम कौन सी चीज का इस्तेमाल करेंगे, किस टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट? जो रोगाणु रोधी परीक्षण है, एंटी माइक्रोबियल टेस्ट, इसका हमें क्या करना है स्टूडेंट? इस्तेमाल करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। इन सभी में से सबसे मजबूत रेशा कौन सा है? नायलॉन, पॉलिएस्टर, कॉटन एंड वूल। आपको बताना है कि भाई आपके पास ऑप्शन में है नायलॉन, पॉलिएस्टर, कॉटन एंड ऊन। आपको बताना है कपास, ऊन, पॉलिएस्टर और नायलॉन में से सबसे मजबूत रेशा कौन सा है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि जो आपका नायलॉन होता है, इसको हम किस नाम से भी जानते हैं भाई? नायलॉन को स्टूडेंट हम लोग जादुई रेशे के नाम से भी जानते हैं, है ना।
ये ध्यान रखिएगा, जो आपका नायलॉन होता है स्टूडेंट, इसको जादुई रेशे के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं इसे इंग्लिश में कहूँ तो हम इसे मैजिकल फाइबर भी कहते हैं, ठीक है ना। सो आपका यही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो नायलॉन है वो एक सबसे मजबूत रेशा माना जाता है। सो ये थे स्टूडेंट आज की क्लास के आप लोगों के 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग वाले सेक्शन से हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड रेगुलर मेरे साथ इस टाइम पे जुड़ना ना भूलें मेरी क्लास में। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे जो भी मेरी अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन रहे वो आप लोगों को मिलती रहे। तो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, फिर से मिलते हैं।